आज का जो मेरा वीडियो है वो है एनसीईआरटी मैथ्स का सेकंड यूनिट जो कि पॉलिनोमियल्स है जिसको आप बहुपद भी कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो सबसे पहले तो रैखिक बहुपद जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या है? जिसमें सिर्फ एक ही चर हो। जैसे अगर आप देख सकते हो ये जो चर है, ये जो बहुपद है, इसमें सिर्फ एक ही चर है, वो है x और उसकी घात 1 है। तो ऐसे बहुपद जिनमें चर की घात सिर्फ 1 हो, ऐसे बहुपदों को हम क्या कहते हैं? हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर आपको याद हो, आपने लोअर क्लासेस में एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं। तो जैसे समीकरण के लिए रैखिक समीकरण 2x - 3 = 0, अगर मैं लिख दूं 2x - 3 = 0, तो ये बेसिकली रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। और अगर इसमें से मैं 0 हटा देता हूं तो ये जो बचता है पार्ट, ये बहुपद है। और इस बहुपद को हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, कितने पद हैं, उससे पता चलता है कि ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या बहुपदी है। तो जैसे इस केस में आप देख सकते हो इसमें कि दो टर्म्स हैं, दो इसमें पद हैं, इसलिए ये जो बहुपद है ये द्विपदी भी है। तो ऐसे बहुपद जिसमें जो भी चर हो उसकी सबसे बड़ी घात 1 हो, ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब जरा आप इसकी तरफ देखिए, इसमें जो चर है वो x है और x की घात सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। और आप ये देख सकते हो कि इसमें दो पद हैं, एक और एक, दो। तो ये भी बेसिकली जो बहुपद है रैखिक बहुपद, ये द्विपदी रैखिक बहुपद है। वैसे ही यहां पर भी आप देख सकते हो कि y इसमें चर है और y की जो सबसे बड़ी घात है वो 1 है, तो ये भी एक रैखिक बहुपद है। वैसे ही ये भी एक रैखिक बहुपद है और ये दोनों रैखिक बहुपद बेसिकली द्विपदी रैखिक बहुपद है। तो हम कह सकते हैं कि चर की अगर सबसे बड़ी घात 1 हो तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। और अगर उसके आगे हम बराबर 0 लिख देते हैं तो वो बहुपद नहीं रहता, तब वो समीकरण बन जाता है। क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा दिया तो समीकरण बन गया, तब हम उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि रैखिक बहुपद क्या है और रैखिक समीकरण क्या है। दोनों चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम द्विघात बहुपद की। जैसे नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब दो। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की जो सबसे बड़ी घात हो वो 2 हो, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो उदाहरण लिया है इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? वो 2 है, इसलिए ये एक द्विघात बहुपद है। वैसे ही और साथ में एक और चीज, किसमें क्योंकि दो पद हैं तो ये द्विपदी है। अब वैसे ही अगला उदाहरण, अब यहां पर देखिए इसमें x की घात 2 भी है, x की घात 1 भी है, लेकिन हमने क्या देखना है? सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? सबसे बड़ी घात इसमें 2 है, इसीलिए ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। और इसमें क्योंकि 3 पद हैं, 3 टर्म्स दी हैं, तो इसीलिए ये जो बहुपद है ये त्रिपदी है। उससे अगला उदाहरण देखिए, यहां पर भी जो y की सबसे बड़ी घात है वो 2 है, इसलिए ये बहुपद भी जो है ये द्विघात बहुपद है। उससे अगला उदाहरण देखिए, इसमें भी z की सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए ये भी एक द्विघात बहुपद है। और आप इन सबको देख सकते हो कि ये जो बेसिकली ये वाला जो बहुपद है ये कैसा है? ये त्रिपदी है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, 3 टर्म्स दी हैं इसमें, इसलिए ये त्रिपदी है। इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स या 2 ही पद हैं, तो इसलिए ये एक
द्विपदी द्विघात बहुपद है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब में चर की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2 है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब वैसे ही जो द्विघात बहुपद है उसको अगर हम व्यापक रूप में लिखें तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। व्यापक रूप में द्विघात बहुपद को हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें a0 नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा a0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। अगर a को हम 0 ले लेते हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और जो बहुपद आपके पास बच जाएगा वो बच जाएगा bx प्लस c, और आप देखेंगे तो बेसिकली ये एक रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती जब भी हम इस तरह का द्विघात बहुपद लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें एक कंडीशन जो है वो जरूर लगेगी कि a की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। तो ये इसका व्यापक रूप है, मतलब जितने भी द्विघात समीकरण है, जितने भी द्विघात बहुपद है उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और a0 नहीं है। इसमें x चर है और a b c अचर है। अचर जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। तो चर, आपको पता है चर एक ऐसी चीज होती है जिसका मान बदलता रहता है, और अचर का मान जो होता है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। तो आपको पता चल गया कि द्विघात बहुपद को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर इसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इसके आगे अगर हम शून्य लगा दें तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, और इसके आगे अगर हम शून्य लगा देंगे तो क्या होगा, बता सकते हैं आप क्या होगा। तब ये द्विघात बहुपद नहीं रहा, अब ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। तो आपको समझ में आ गया बहुपद और समीकरण में सिर्फ बराबर का फर्क है और कुछ नहीं है। तो ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, और अगर हमने इसके आगे बराबर है 0 लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण, वैसे ही द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। अब बात करते हैं हम त्रिघात बहुपद की। तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें x की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। अब आप जैसे पहला उदाहरण देख रहे हैं, पहले उदाहरण में x की घात सबसे बड़ी क्या है, 2 है, तो इसीलिए ये त्रिघात बहुपद नहीं है। अगर आप दूसरे उदाहरण को देखें तो x की सबसे बड़ी घात वो है 3 है, तो इसीलिए ये द्विघात बहुपद है। इसमें भी सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। और चौथे उदाहरण में भी सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है। और अगर आप पद को गिने तो पहला जो आपका बहुपद है उसमें 3 पद है, दूसरे बहुपद में 4 पद है, तीसरे बहुपद में 3 पद है, और चौथे बहुपद में 2 पद है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये जो पहला मैंने उदाहरण दिया है 2x² माइनस 3x², जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा -x² जमा 2। तो बेसिकली इसमें 3 पद नहीं आएंगे, इसमें 2 ही पद आएंगे। तो आपको पता चल गया कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, और रैखिक बहुपद क्या होता है। तो इन सब में चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब त्रिघात बहुपद को भी व्यापक रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और a0 नहीं होना चाहिए। a0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं। a0 अगर हो जाएगा तो ये वाला जो पद है ये 0 हो जाएगा, और ये बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसलिए हम ये कंडीशन लगाते हैं कि a0 नहीं होना चाहिए।
तो इसमें भी वैसे ही जैसे द्विघात बहुपद में हमने किया था, x चर है और a b c d इसमें क्या है, वो अचर है। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यक। तो शून्यक क्या होते हैं, आपको नाम से पता चलना चाहिए। शून्यक, शून्यक एक ऐसा मान होता है चर का जिसको रखने पर उस पूरा बहुपद शून्यों के बराबर हो जाता है। तो चर का ऐसा मान जिसे रखने पर, चर का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो आप समझ गए कि शून्यक क्या होता है। शून्यक एक ऐसा चर का मान होता है जिसकी वैल्यू अगर आप बहुपद में पुट कर दें, उसका मान अगर बहुपद में रख दें, तो पूरा का पूरा बहुपद शून्यों के बराबर हो जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस बहुपद का मान सीधे शून्यों के बराबर रख देते हैं और उससे उस बहुपद के शून्यक निकल जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, करके बताऊंगा कि कैसे शून्यक निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रैखिक बहुपद है 2x-3 और इसके हम शून्यक निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सीधे 0 के बराबर इसको पुट कर दो, मतलब इसका एक रैखिक समीकरण बना दो। अब जब बनाएंगे तो ये 3 यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 यहां पर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाएगा 3 तो प्लस हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा 3 के बराबर। और यहां पर 2x के साथ गुणा हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो x आ जाएगा 3/2। इसका मतलब x का सिर्फ एक ही मान आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, सिर्फ एक ही शून्यक रैखिक बहुपद का होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है। अब वैसे ही हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। तो द्विघात बहुपद मान लीजिए, हम कोई द्विघात बहुपद मान लेते हैं px। अब x को ब्रैकेट में इसलिए रखा है कि कोई फंक्शन p है जिसमें x है दिए हुए, जिसमें चर जो है वो x है। तो इसलिए किसी भी बहुपद को हम डिनोट इसी तरीके से करते हैं कि p फंक्शन ऑफ x, मतलब p जिसमें x भरे हुए हैं। एक ऐसा बहुपद p मतलब पॉलिनोमियल, x चर को बता रहा है कि उसमें चर जो है वो x है, तो px बराबर है ax² जमा bx जमा c। अब अगर हम इसकी px की जगह py लेते, py भी बहुपद हो सकता था, तब क्या आना था, py बराबर है ay² जमा by जमा c। तो x बेसिकली बता रहा है कि अंदर चर कौन सा है, अंदर चर है x, और p बता रहा है बहुपद को, मतलब पॉलिनोमियल को। तो माना कोई द्विघात बहुपद है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इसका व्यापक रूप है किसी भी द्विघात बहुपद का। तो आपको पता है कि बेसिकली इसके शून्य कैसे निकालेंगे, हम इसको 0 के बराबर पुट करके। तो जैसे ही हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसके शून्यक निकल जाएंगे। तो जैसे आपने देखा था रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है, लेकिन द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, और हम उनको यूनानी भाषा का इस्तेमाल करके लिखते हैं अल्फा और बीटा। तो बेसिकली ये जो अक्षर हैं, ये अल्फाबेट्स हैं, ये यूनानी भाषा के हैं। इसको अल्फा बोलते हैं जो एक ही तरह दिखता है, और इसको बीटा बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और हम उनको डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 2 घात वाले बहुपद के 2 शून्यक, 3 घात वाले बहुपद के 3 शून्यक, 1 घात वाले बहुपद का 1 शून्यक। तो बिल्कुल आसान है याद रखने को। तो ये 2 शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के। तो इन शून्यकों का जो योग होता है, मतलब अगर इन दोनों शून्यक जो हैं हमारे, हमें पता नहीं अभी कौन है, हमने उनको अल्फा बीटा मान लिया है, तो अगर उन दोनों को हम अल्फा और बीटा जैसे लिखते हैं, तो उनका जो योगफल आएगा अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर आएगा, -b/a। अब आप b देख रहे हैं, b यहां पर है और a यहां पर है। तो अगर कोई भी आपके पास बहुपद दिया है, तो अगर आपने बहुपदों का योग निकालना है, तो आपने क्या करना है, ये जो b यहां पर दिया हुआ है, इस b का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और इसके साथ माइनस का चिन्ह लेना है और a से इसको भाग कर देना है। या हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस
माइनस b बेसिकली क्या है, b है x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक। गुणांक समझते हैं आप, गुणांक क्या होता है? गुणांक मतलब जो चर के साथ गुणा अंक हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, गुणांक। तो x के साथ आप देख सकते हो, x के साथ कौन गुणा हो रहा है, वो है b। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, ठीक है। b की जगह हमने क्या लिखा, x का गुणांक, बटा यहां पर क्या लिखेंगे हम, a। तो a किसका गुणांक है, a है x स्क्वेयर का गुणांक, तो हम यहां लिख सकते हैं x स्क्वेयर का गुणांक। तो आप समझ गए कि जो आपका दो आपके शून्यक है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस b बटा a, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, और उसको बटा करेंगे या उसको भाग करेंगे एक्स स्क्वेयर के गुणांक से। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। वैसे ही ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यकों का गुणनफल है वो c बटा a के बराबर होता है। तो c आप देख सकते हो, c क्या है, c है अचर, c क्या है, अचर। और a आपको पता है, a क्या है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो हम इसको लिख सकते हैं कि c बटा a मतलब अचर को भाग करेंगे एक्स स्क्वेयर के गुणांक से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c की जगह लिख देंगे अचर और a की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वेयर का गुणांक, जैसे हमने पहले लिख दिया था। तो अचर भाग एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो भी दो शून्यक आएंगे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि उनके, अगर आपके पास कोई भी बहुपद दिया है तो आप आराम से बता सकते हैं कि जो भी उसके शून्यक होंगे उनका योगफल कितना आएगा, ये शून्यकों का योगफल हो गया। और जो भी शून्यक है उनका गुणनफल कितना आएगा, वो आएगा c बटा a या अचर बटा एक्स स्क्वेयर का गुणांक। अब कई बार क्या होता है कि आपको बहुपद के शून्यक दिए होते हैं और उससे आपने बहुपद निकालना होता है कि कौन सा बहुपद है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास कोई दो शून्यक दिए हो और आपने उससे बहुपद निकालना है तो वो बहुपद क्या आएगा, उसका सीधा फॉर्मूला है, ये आप द्विघात समीकरण में भी पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को। तो वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो आपके शून्यक है उनका योगफल उसको x से गुणा करना है, जमा अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ अल्फा बीटा इकट्ठे लिखे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अगर बहुपद के शून्यक दिए हैं तो उससे हम बहुपद को निकाल सकते हैं कि कौन सा बहुपद है, या आपके पास बहुपद दिया है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके शून्यक निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, एक। रैखिक बहुपद होता है एक घात वाला बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो। द्विघात होता है दो घात वाला बहुपद। तो वैसे ही त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, बिल्कुल सही, त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे तीन। वैसे ही चार घात वाले बहुपद के कितने शून्यक होंगे, चार शून्यक होंगे। तो इसी के साथ मेरा वीडियो जो है लगभग खत्म होता है। तो आप YouTube पे जाइए, समीरू ठाकुर सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। और कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई भी कमी हो तो जरूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।